अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड इंजन ऑफ ग्रोथ, दैट इज इन्वेस्टमेंट। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के अंदर में आपकी सारी चीजें चली जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स, इस बार के बजट में ह्यूमन रिसोर्स में भी बात की गई कि हम इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। देन इट हैज टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इट टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। सो ये वाला जो लेक्चर है, दिस लेक्चर इज हाईली इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, रैदर राइटिंग एसे। आपको इकोनॉमी बेस्ड कोई भी एसे आएगा, सो वहां पे ये वाला लेक्चर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड डेफिनेटली फ्रॉम दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू फाइंड वन क्वेश्चन और वन एसे इन द एग्जामिनेशन, डेफिनेटली। सो बी वेरी वेरी attentive throughout the lecture and try to focus what key terms, what concepts, and what author and books I have mentioning throughout the lecture. So let's start. In today's lecture, इन्वेस्टमेंट को जीडीपी ग्रोथ का थर्ड इंजन माना गया। 4 इंजन टोटल थे, 2 मैं पहले कवर कर चुका हूं, दिस इज थर्ड। और सबसे बड़ा जो कोई इंजन जिसके अंदर सबसे ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो आपका है इन्वेस्टमेंट। और इसके अंदर सबसे, इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है in the budget itself. And the very first category is investing in people. Investing in people. Second is investing in economy. Investing in the economy. And third is investing in innovation. और फिर सारे कैटेगरीज के अंदर में 10-12 स्कीम से ज़्यादा, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्कीम्स, सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव्स, अनाउंसमेंट इस वाले हेडिंग के अंदर हुए हैं। सो हमने क्या किया, हमने फर्दर उनको सब कैटेगराइज कर दिया है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद दिस। First, we will start with this. Investing in people. Investing in people. इसके अंदर आई थिंक इसके अंदर टोटल 12 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और इसको हमने सब कैटेगराइज कर दिया है। तो सब कैटेगराइज कैसे किया है, सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग इन पीपल में है दैट इज ऑन एजुकेशन, एजुकेशन या फिर स्किलिंग, एजुकेशन या स्किलिंग। सो इसके अंदर जो मेजर लिए गए हैं इनिशिएटिव्स, दोज इनिशिएटिव्स आर अटल टिंकरिंग लैब के अंतर्गत न्यू लैब्स को एक्सपैंड करने का, ओपन करने का प्रोग्राम है। नंबर टू इज टू भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। मैं एक एक करके सब पे आऊंगा, आप सिर्फ नोट कर लें हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। थर्ड इज योर नेशनल सेंटर of excellence for skilling. Fourth, expanding IIT's infrastructure.
IIT's infrastructure, and fifth is establishing center of excellence in AI education. Establishing center of excellence in AI education. सो ये हमने 5 मेजॉरिटी लेके चलते हैं. इसके अलावा इन्वेस्टिंग के पेपर में उसका हेल्थ पे हम आएंगे. तो ये 5 है. तो पहले हम इन 5 को देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सब कैटेगरी. इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टिंग इन पीपल. इन्वेस्टिंग इन पीपल के अंदर में स्किलिंग, एजुकेशन एंड स्किलिंग. ठीक है. और इसके अंदर हमारा सबसे पहला मिशन पे आते हैं. तो द वेरी फर्स्ट मिशन इज टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन schools to promote scientific temperament, and curiosity. So going by this scheme, this is going to be a game changer for India's skilling ecosystem. और इस चीज को सर हम डिटेल में समझते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टेम एजुकेशन. सो हम आते हैं स्टेम एजुकेशन पे. स्टेम एजुकेशन में क्या क्या आता है? स्टेम एजुकेशन में आता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. और इसमें भारत की जो पकड़ है वो बहुत ही सुदृढ़ नहीं है. सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब को एक्सपैंड करने की इस घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत 50,000 नए लैब सरकारी स्कूलों में स्टैब्लिश करने का एम रखा गया है. और यहाँ पे अब थोड़ा एडवांस लेवल पे लोग बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, लाइक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड 3D प्रिंटिंग जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा. सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. स्पेशली ये स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव. लेकिन भारत में स्टेम एजुकेशन की जरूरत, स्टेम जो मैंने बताया, ठीक है, स्टेम अगेन फिर से एक बार लिख लो. S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स. सो भारत में स्टेम एजुकेशन की जरूरत क्यों है? और बेसिकली अटल टिंकरिंग लैब में ये टिंकरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सो 2023 में नीति आयोग ने एक रिसर्च करवाया था एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एंथेना इन्फोनॉमिक्स. ये नीति आयोग ने ही रिसर्च करवाया है, और इसमें इन्होंने टिंकरिंग के कॉन्सेप्ट को समझाया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टिंकरिंग. So while going through, you can see the concept of tinkering has gained significant importance both globally in India, particularly in the context of education, innovation, skill development. ठीक है. अब यहाँ पे tinkering involves hands-on learning, experimentation, and problem solving through practical experiences. So basically tinkering के through हम लर्निंग बेस्ड
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करते हैं, जिससे हम थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बीच के गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। सो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज अभी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, वहां पे हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे दिए, राइट, लेकिन इस थ्योरेटिकल नॉलेज को हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। सर इंडस्ट्री की जो डिमांड है, इंडस्ट्री कहता है कि हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए, हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिस प्रोडक्ट को हम मोनेटाइज कर सकें। व्हाट वी विल डू ओनली फ्रॉम थ्योरी, if it doesn't have any practical utility, so no one is going to buy that. It is not going to solve any problem, so theory itself is not going to work. So academia and industry के बीच में there is huge gap, और ये भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इस गैप को फिल करने के लिए वी स्टार्टेड टिंकरिंग लैब्स। टिंकरिंग लैब्स क्या करता है कि आपको ऑन ग्राउंड थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करने का एक अप्रोच देता है, एक इन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एंड इट हेल्प्स कि डायरेक्टली इंडस्ट्री को चाहिए दैट शुड बी इन योर यूजेबल फॉर्मेट। सो एक तो फायदा ये हो गया, प्लस जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करता है। वो कैसे? सपोज एक बच्चा स्कूल में या फिर कॉलेज में कोई कॉन्सेप्ट सीख रहा है थ्योरी बेसिस पे, एंड उसने उस कॉन्सेप्ट को सीखते हुए वहां के कॉलेज को लेबोरेटरी को यूज करते हुए अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर मेंटर्स, सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग कि उसने उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली डेवलप किया, उसको समझ में हाँ इसमें ये चीजें हम लोग और इंप्रूव कर सकते हैं, उसने कोई प्रैक्टिकल चीज बना ली। सो नाउ उसके अंदर बना कि यार मैंने खुद बनाया है, एंड नाउ ही डायरेक्टली कम्स विद दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। अब यहीं पे इंक्यूबेशन सेंटर भी है जो इस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में हमें प्रमोट करना है, कैसे इसको स्टार्टअप के फॉर्मेट में स्टैब्लिश करके एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना है, तो उसके लिए ये हेल्प करेगा। सो जब अपन टिंकरिंग लैब के थ्रू लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, इसको दो बेनिफिट हैं। एक तो इंडस्ट्री का जो गैप है दैट गैप विल बी फुलफिल्ड, सेकंड विल बी वी आर क्रिएटिंग मोर एंटरप्रेन्योर्स। So this is what this report is also saying कि tinkering is a concept that involves hands-on learning, experimentation and problem solving through practical experiences. ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि it is writing on the next side कि tinkering is closely associated with a global makers movement. सो जब कभी भी आपको मेंस में आंसर लिखना हो, या फिर इफ यू आर गोइंग टू राइट सच अ पॉइंट इन योर एसे, डेफिनेटली यू शुड मेंशन दिस पॉइंट। मेकर्स मूवमेंट का पार्ट है विच एम्फसाइजेस क्रिएशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफन यूजिंग टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर। अब ये मैंने बात किया अभी थोड़ी देर पहले कि टिंकरिंग अलाइंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, and it encourages students to explore STEM concepts through hands-on activities. So ये कीवर्ड आपको हमेशा अपने यूज करना है, hands-on activities, fostering critical thinking, and problem solving. And finally, if you will see here, tinkering promotes innovative mindset by encouraging individuals to explore new ideas and solutions, and it is seen as a precursor to entrepreneurship. जो मैंने भी कॉन्सेप्ट समझा है कि how tinkering can promote entrepreneurship, this is what it is. You can also see here, it is seen as a precursor to entrepreneurship. So this is what, ठीक है,
टिंकरिंग कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हमारे यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत में नीति आयोग ने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना शुरू किया. सो व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क? अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत में यू कैन सी हियर, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत में देयर इज वन component, that is Atal Tinkering Labs. So Atal Tinkering Labs, Niti Aayog, then Atal Innovation Mission, then Atal Tinkering Labs are इनके, this is a flagship initiative of Niti Aayog under its flagship program AIM, Atal Innovation Mission. And what is it? What's the logic? What is the objective? Nurturing innovative and entrepreneurial mindset among high school students in India. ठीक है, स्टूडेंट्स इन इंडिया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर ओवरव्यू ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स एंड ओवरव्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टिंकरिंग. लेकिन क्या हमारे भारत में जब से इस चीज को अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या आए हैं? सो देखो नीति आयोग की 2013 वाली जो रिपोर्ट, 2023 वाली जो रिपोर्ट है, नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट है, नीति आयोग टिंकरिंग, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपके 2068 बीपीएससी में ऑलरेडी बीपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस, and same question, similar type of question you can ask again expect in this examination and UPSC mains also. So tinkering in school रिपोर्ट 2023 के अनुसार नीति आयोग कहता है कि जो बच्चे टिंकरिंग लैब्स में जाके लर्निंग करते हैं, उनकी लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में 30% तक का इंप्रूवमेंट देखा गया है. तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर. क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखोगे वी सफर, आवर एजुकेशन सिस्टम सफर फ्रॉम लर्निंग डेफिसिट, इट सफर्स फ्रॉम स्किल डेफिसिट. In such scenario, if it is going to have 30% improvement, so this is going to be a game changer. Similarly, MIT मीडिया लैब के द्वारा ग्लोबल स्टडीज में ये पाया गया कि टिंकरिंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाने से छात्रों के साइंटिफिक टेम्परामेंट में 50% तक की वृद्धि देखी जाती है. तो सिमिलरली हमारे बजट का भी में भी इसी चीज को प्रमोट किया गया है कि टिंकरिंग हम इसलिए लेके आ रहे हैं बिकॉज वी वांट टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट. और यही मॉडल फिनलैंड, जर्मनी, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया, जिससे उनके वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और वो हाईली कॉम्पिटिटिव बन गई. दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इज वेरी स्मॉल कंट्री, बट इनका जो तुम्हारा टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इनमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी हाई. सो बजट 2025 में इस तरह के जो इम्प्रूवमेंट लाने का है, दिस इज गोइंग टू बी हमारे जो स्किल वर्कफोर्स हैं उसको डेफिनेटली गोइंग टू चेंज. और इसने बहुत ही स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है स्टेम सब्जेक्ट्स के लिए. मैंने बोला कि जो तुम्हारा टिंकरिंग लैब है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टेम एजुकेशन. सो स्टेम एजुकेशन को स्टेम सब्जेक्ट्स में जो बच्चों की लर्निंग है उसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा. एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग को भी प्रमोट करेगा. और बेसिकली एज दिस स्कीम इज एप्लीकेबल इन स्कूल्स, सो बच्चों के जो कॉग्निटिव एबिलिटी है चाइल्ड की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको इस शुरू से ही
चाइल्ड की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता है, उसको ये शुरू से ही प्रमोट करेगा। वो क्रिटिकल माइंडसेट शुरू से प्रमोट करेगा। जब वो बच्चे आगे जाकर तुम्हारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में जाएंगे, वो बच्चे आगे जाकर तुम्हारे साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, सो दे ऑलरेडी हैव दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड क्यूरियस माइंड। सो इसी संदर्भ में एक किताब है जीन पियाजे की, जीन पियाजे, जीन स्पेलिंग में लास्ट में टी आता है, ठीक है, बट वी प्रोनाउंस इट जीन पियाजे या जीन पियागे, ठीक है। इनकी किताब है द साइंस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइंस ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। और इस किताब में ऑथर समझाते हैं कि बच्चों की क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग तब डेवलप होता है जब वो समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल तरीकों का उपयोग करते हैं। ये कहते हैं कि जब बच्चों में, चाइल्ड में क्रिएटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी तब विकसित होती है जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंटल तरीकों का प्रयोग करते हैं। इसी सोच के साथ हमारा अटल टिंकरिंग लैब का कॉन्सेप्ट अलाइंड है। और ये वाला पॉइंट तुम उस तरह के टॉपिक्स ऐसे में यूज कर सकते हो जहां पे इस तरह का डिमांड हो कि एजुकेशन, प्रेजेंट एजुकेशन, द नीड टू गो बियॉन्ड क्लासरूम सेटअप, ठीक है। बिकॉज क्लासरूम सेटअप में हम रोट लर्निंग के प्रमोट करते हैं, हम वो एक फिक्स सेटअप है, हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये चीज़ हम डेवलप नहीं करा पाते। तो यहाँ पे सब ऑथर को मेंशन करते हुए, इन किताब का नाम मेंशन करते हुए इस कॉन्सेप्ट को आप वहाँ पे लिखें, ठीक है। अब हम आते हैं इसके चैलेंजेस पे। तो हमने ये तो देखा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट आने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। ये सारे कीवर्ड्स हैं ऐसे, और अपने मेंस के आंसर में लिखना जरूर, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। बट इसके तो चैलेंजेस बहुत हैं। सबसे पहले कि क्या हमारे सरकारी स्कूलों में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक, स्टेम ट्रेंड टीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्योंकि 50,000 आप टिंकरिंग लैब्स को लेके आने वाले हैं। फॉर दैट वी शुड हैव स्टेम्ड ट्रेंड टीचर्स। तो हमें इसकी शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। भारत में अभी भी 1.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में साइंस एंड मैथमेटिक्स के टीचर्स की भारी कमी है। 1.5 लाख प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में मैथमेटिक्स एंड साइंस के टीचर्स की भारी कमी है। और रिसेंटली अशोका यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने कंबाइंड एक रिसर्च करवाया था। अशोका यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने एक कंबाइंड रिसर्च करवाया था, जिसमें पाया गया था कि टीचर शॉर्टेज के कारण स्टेम सब्जेक्ट्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। सेम चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि इस टीचर्स के शॉर्टेज के कारण, इस चीज को दूर करने के लिए नेशनल टीचर अपस्किलिंग प्रोग्राम की भी घोषणा की गई है, जिसमें प्रत्येक राज्य में टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स को स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा हमें करने की क्या जरूरत है, हमें एक इनोवेटिव माइंडसेट लाने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप बच्चों के अंदर में वो बचपन से रोट लर्निंग
जो प्रोसेस है उससे हटा के उन्हें क्रिएटिव एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ उन्हें पुश करना होगा। इनफैक्ट हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इस बात को रखा गया है कि वी शुड प्रमोट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। And when this activity based learning is doing in the STEM subject, it transform your entire startup ecosystem, entrepreneurial ecosystem, your technology driven learning, all these things. So let me summarize कि अगर हमारा ये पॉलिसी सक्सेसफुल रहा तो इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सो इंडिया विल बी ग्लोबल लीडर, इंडिया विल बी ग्लोबल लीडर इन स्टेम एजुकेशन। Also, it will make its workforce competitive। जैसा कि हमने अन्य देशों में देखा, सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो। सेकेंड, आपके स्टूडेंट्स में लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी में सुधार होगा। क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी में सुधार होगा। थर्ड, आपके पास नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इनोवेटर्स एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स होंगे। फोर्थ, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा। अब चूंकि इंडस्ट्री भी ऐसे स्टूडेंट्स को लेना चाहेगी बिकॉज दे नो उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। सो व्हाट दे विल डू, अब ऐसे बच्चों को इंडस्ट्री में लेना चाहेगी, और जो हमारे गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप योजना है जिसके थ्रू वो स्किलिंग को प्रमोट करना चाहती है, इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस, सिनर्जी क्रिएट होगा। अभी क्या है कि अपने पास में हमने अप्रेंटिसशिप योजना का सरकार तो घोषणा कर देती है स्किलिंग के लिए, लेकिन इंडस्ट्री लेना नहीं चाहती है बिकॉज उनको लगता है कि यार हम बच्चे बिल्कुल, इनके पास जीरो स्किल है, जीरो नॉलेज, इन पे हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और मेहनत करना पड़ेगा। सो वैसे में वो दे डोंट वांट टू टेक स्टूडेंट्स फॉर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। So once you have this kind of approach, so industry will be also enthusiastic in admitting such kind of students for their apprenticeship program. So this is going to be a good change, स्किल और एम्प्लॉयमेंट दोनों को प्रमोशन मिलेगा। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस बिटवीन टू स्किल एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का जो कन्वर्जेंस होगा। नाउ फाइनली फिफ्थ पॉइंट विल बी कि भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी, अभी आप सबको पता है कि हम डिजिटल इकोनॉमी को सरकार प्रमोट करने की बहुत कोशिश कर, प्लस हम अभी एआई में कितने पीछे चल रहे हैं। सो एआई ड्रिवन फ्यूचर की तरफ हमें इससे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। बट अगेन चैलेंजेस जो मैंने बताया वो रहेंगे। तो ये हमें लास्टली है समड अप कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है और क्या चैलेंजेस होगा, इसको सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो इट्स गोइंग टू क्रिएट अ वेरी इंडियाज ओन इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, चलो फिर लेट्स मूव टू द सेकंड स्कीम। सो अब हम नेक्स्ट आते हैं भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। सो इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं में डिजिटल बुक्स विकसित करने की योजना है। डिजिटल बुक्स विकसित करने की योजना है जिससे छात्रों को उनके मातृभाषा में, मतलब उनके मदर टंग में क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो सके, जिससे उनका बेहतर मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में क्वालिटी एजुकेशन
क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो सके, जिससे उनका बेहतर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। सो दिस इज द स्कीम, ठीक है। और इस चीज को देखने के लिए कॉग्निटिव ग्रोथ यानी कि समग्र बौद्धिक वृद्धि को बढ़ावा देखने के लिए यूनियन बजट 2025 में इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि समग्र बौद्धिक वृद्धि यानी कॉग्निटिव ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आपके मदर लैंग्वेज में आपकी एजुकेशन मटेरियल, आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। सो दिस इज गुड बिकॉज ये ग्लोबली इट इज एक्सेप्टेबल कि अगर आपके मदर लैंग्वेज में आपको एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, आपकी रिसेप्टिविटी हायर होती है। सो इसी संदर्भ में यूनेस्को की वर्ल्ड लैंग्वेज एजुकेशन रिपोर्ट 2023 में बताया गया है कि अगर आपके मातृभाषा में, अगर आपके मदर लैंग्वेज में आपकी अगर प्राइमरी एजुकेशन हो रही है तो आपके सीखने की क्षमता 40% अधिक हो जाती है। और वो जो ग्लोबल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, अगर आपको नहीं पता होगा तो ग्लोबल टेस्टिंग स्टैंडर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पीसा होता है, पीसा एंड TIMSS। पीसा के बारे में देखना, पीसा में बीच में एक बार इंडिया ने बैकआउट भी कर लिया था। सो गो एंड सर्च ऑन अबाउट पीसा, व्हाट इज पीसा। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में ऐसे बच्चे बेहतरीन परफॉर्म भी करते हैं। सो हमारा भी स्कीम इसी संदर्भ में है। और बेसिकली सोचो, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा इससे से इम्पैक्ट होंगे बिकॉज अर्बन एरियाज में मोस्टली स्कूल में तो इंग्लिश एजुकेशन अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आपकी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है और वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इंग्लिश से एक्वेंटेड भी नहीं है। तो वहाँ पे इस तरह से मदर लैंग्वेज एजुकेशन इम्पार्ट करने से डायरेक्टली कॉग्निटिव एबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अफोर्डेबिलिटी की इशू होती है। सो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिकल स्टेटस। सो वैसी परिस्थिति में जब इस तरह से इनके मातृभाषा एजुकेशन में पार्ट किया जाएगा तो दो तरह के लोगों को फायदा होने वाला है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, सेकंड अगर अर्बन एरियाज में भी जो लो इनकम ग्रुप है, LIG ग्रुप, सो इन दोनों को बेनिफिट होने वाला है। और एक बुक का नाम ले रहा हूं, दैट बुक इज वेरी वेरी फेमस बुक, लैंग्वेज एंड माइंड एंड वेरी फेमस ऑथर, शायद आप नाम जानते होंगे ऑथर का, नोम चॉम्स्की। और इस किताब में ये बात की गई है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लैंग्वेज। सो जब बच्चों को कोई जटिल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हम उनके अपने लैंग्वेज सिखाते हैं तो वो उस जटिल अवधारणाओं को, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी समझ पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर वही चीज़ आप उनको उनके एलियन लैंग्वेज समझाएं, जैसे लाइक इंग्लिश, सो दैट इज उनकी जो एफिशिएंसी है बहुत नीचे घट जाती है, उनके स्मरण शक्ति भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। सो प्लस हमारे यहाँ पे देखते हैं, हमारे यहाँ पे 2 या 3 भाषा पढ़ने का प्रावधान है करिकुलम में। सो हम अपनी लैंग्वेज तो हम पढ़ ही रहे हैं, मदर लैंग्वेज, प्लस इसके साथ भी हम कोई और लैंग्वेज लेंगे, लाइक इंग्लिश, लाइक हिंदी, ठीक है। बट आपका मेन जो लर्निंग है दैट इज थ्रू योर मदर लैंग्वेज। सो ये भी पाया गया है कि अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं, सो मल्टीलिंगुअल व्यक्ति का जो ब्रेन डेवलपमेंट कैपेसिटी होती है वो हायर होती है। और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में भी सुधार करता है। सो लर्निंग एंड लैंग्वेज का डायरेक्ट रिलेशन है। इस बात को कौन बताया है? लैंग्वेज एंड माइंड किताब में नोम चॉम्स्की ने
और इस किताब में ये बताया गया है कि अगर आप मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके स्टूडेंट के कॉग्निटिव एबिलिटी पे पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, सो भारतीय भाषा पुस्तक का इट इज गोइंग टू बी गुड। इसमें इस स्कीम के तहत जो हमारे यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें हमारे पास डिजिटल बुक्स का ट्रांसलेशन करके अवेलेबल करवाया जाएगा। दूसरा, एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरैक्टिव एजुकेशनल कंटेंट भी मिलेगा। थर्ड, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की कोशिश है। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में को भी इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराने की कोशिश है। लेकिन इस स्कीम में चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं? सबसे पहला, वी लैक स्किल्ड ट्रांसलेटर्स। सो भारत में कुशल अनुवादकों की उपलब्धता बहुत ही सीमित है। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन हम एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स को प्रमोट कर सकते हैं। बिकॉज इतने बड़े लेवल पे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वी नीड लॉट ऑफ ह्यूमन पावर प्लस वी लॉट क्वालिटी ह्यूमन पावर। सो एआई के जमाने वाई टू गो देयर, वी डायरेक्टली हैव एआई बेस्ड ट्रांसलेशन। सेकंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज एंड एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के हिसाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज एंड एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के हिसाब से भारत में अभी भी 90% से अधिक टेक्स्ट एंड रिसर्च पेपर्स अभी भी इंग्लिश में है। दिस इज गोइंग टू बी क्रिएट ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, सो हमें नेशनल नॉलेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत नेशनल नॉलेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत इस काम को बहुत तेजी से हमें करने की जरूरत है, ताकि इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो जल्दी जल्दी लोगों में आ सके। सो लेट्स कंक्लूड कि इस स्कीम का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिस स्कीम इज गोइंग टू बी कि दिस इज गोइंग टू मेक आवर एजुकेशन मोर इंक्लूसिव। अभी तक अपन सिर्फ इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, बट इन मेकिंग एजुकेशन मोर इंक्लूसिव। और एजुकेशन जब इंक्लूसिव होता है, सो व्हाट इज गोइंग इट इज गोइंग टू हैव it is going to act as a catalyst for social mobility. Initially just I taught you who is going to benefit from this scheme. This two groups mainly, ग्रामीण and low income group. And इसको और थोड़ा हम कैटेगराइज करें, सो स्पेशली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन जिसको एक्सेस नहीं मिल पाता है हायर एक्सपेंसिव एजुकेशन का, सो women will be also there, SC/ST population. So once your education is becoming inclusive, so it is going to become catalyst for social mobility. So again catalyst for social mobility. So इसमें क्या होगा? They are going to have better living standards, better skills, they have more choices, better employment opportunity. And this is in this way we are going to promote inclusive growth. इंक्लूसिव ग्रोथ का यही तो उद्देश्य है कि जो ग्रोथ मार्जिनलाइज सेक्शन को ही मिले। वंस योर एजुकेशन बिकमिंग इंक्लूसिव, सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट मार्जिनलाइज सेक्शंस। और जब मार्जिनलाइज सेक्शंस एम्पावर होंगे, सो वो उनको भी उस ग्रोथ के कारण जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, उसमें इनको भी बेनिफिट मिलेगा। एंड अल्टीमेटली दिस टू विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो दिस इज गोइंग टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकेंड, हायर एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भारतीय भाषाओं के छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। लेट मी कंपेयर दिस डेटा कि जितने भी भारत में अभी भी
जो टॉप एग्जामिनेशन है लाइक यूपीएससी के रिसेंट ट्रेंड में देखा जाए तो पिछले 10 सालों से हिंदी मीडियम का जो परफॉर्मेंस है दैट इज ड्रास्टिकली कमिंग डाउन. And one of the major reason is that it is not about the biasness of the system. It is not the biasness of system. Rather, it is the major issue is that most of the quality material, most of the quality education material are available in English only. Suppose the Hindu, जो मेरे सर्च पेपर वर्क पब्लिश होता है, those are only available in English medium. So once we establish such kind of ecosystem, learning ecosystem which is inclusive also, so it is going to have a higher education और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भारतीय भाषाओं के छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे. ठीक है, कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मल्टीलिंगुअल जब भी आपका एजुकेशन होता है, वेन एवर इज योर एजुकेशन मल्टीलिंगुअल, सो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज गोइंग टू इंक्रीज लर्निंग इफिशिएंसी, प्लस ये मेमोरी रिटेंशन में अच्छा काम करता है. सो लर्निंग इफिशिएंसी प्लस मेमोरी रिटेंशन में दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इस चीज़ के अंतर्गत में रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे. डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली तो मैंने बताया ही कैसे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा. इनडायरेक्टली बिकॉज लैंग्वेज प्रोसेसिंग और AI ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी में स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत वृहद स्केल पे ट्रांसलेशन होगा. सो दिस इज व्हाट वी नीडेड. सो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग. नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग. सो इसके अंतर्गत सरकार ने नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सलेंस फॉर स्किलिंग के एस्टैब्लिशमेंट की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम्स को लागू करना है. और इन केंद्रों का जो प्राइमरी गोल होगा वो होगा इंडिया को टेक्नोलॉजिकल और इमर्जिंग फील्ड्स में जो उनका वर्क फोर्स है उसको ट्रेन करना. So technical and emerging fields में वर्क फोर्स को ट्रेन करना. सो किन कौन सा ऐसे उद्योग होंगे जिनमें इसका बेनिफिट मिलेगा. तो सबसे पहला ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ML यानी कि मशीन लर्निंग. ठीक है, मतलब ये समझो कि अगर टेक और इमर्जिंग सेक्टर्स में अपने वर्कफोर्स को ट्रेन करना है तो वो कौन से एरियाज होंगे. तो नंबर 1 विल बी AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. देन साइबर सिक्योरिटी and cloud computing. Third will be your green energy and sustainable technologies. Fourth will be your digital marketing and e-commerce. Fifth will be robotics, automation and quantum computing. And finally, 6 will be big data analytics plus IoT, Internet of Things. So basically इन सभी एरियाज में अगर आप देखोगे कि इन सभी एरियाज को अल्टीमेटली जब कन्वर्ज कराएंगे, दिस इज गोइंग टू मेक इंडिया
एंड एआई ड्रिवन इकोनॉमी, एआई ड्रिवन इकोनॉमी। और यू नो ऑल इट वेल कि इंडिया इज लैगिंग फार बिहाइंड इन द रिसेंट एआई ड्रिवन इकोनॉमी वाले सेक्टर में। यूएस एंड चाइना इज डूइंग वेल। अभी हमारे पास जो एआई वर्कफोर्स है, एआई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें वी आर और लैगिंग बिहाइंड। एंड इस संदर्भ में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। इसके हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक भारत में 8.5 करोड़ नई नौकरियां केवल डिजिटल एंड ऑटोमेशन सेक्टर्स में अवेलेबल होंगी, जनरेट होंगी। ठीक है। सो अगर भारत को अपने यूथ पॉपुलेशन को इन नई तकनीकों के अनुरूप स्किल्ड नहीं करता है, जो अपनी नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, अगर उसके अनुरूप अपने हम यूथ को स्किल नहीं करते हैं, सो वी विल बिकम स्किल डेफिसिट इकोनॉमी, वी विल बिकम स्किल डेफिसिट इकोनॉमी। सो जो गवर्नमेंट का ये प्लान है टू स्टैब्लिश नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस, इसको इंडस्ट्री सेंट्रिक बनाने की योजना है। अगेन आई एम टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री को उसके हिसाब से स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल पाता है। सो इसमें इंडस्ट्री के हिसाब से इंडस्ट्री सेंट्रिक बनाने की योजना है, और स्किल प्रोग्राम को एक्चुअली जॉब मार्केट में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है। सो इट्स अगेन गुड इनिशिएटिव। और इस संदर्भ में किताब है वर्क फॉर द फ्यूचर, वर्क फॉर द फ्यूचर। क्योंकि देखो अभी हम जिस एज में रह रहे हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो स्किल सेट है उसको बहुत ही कम टाइम के इंटरवल पे यू नीड टू अपग्रेड। 2 साल पहले जब एआई नहीं था तो मेनी थिंग्स हम डेटा कंप्यूटेशन वगैरह यू यूज टू डू इन एक्सेल सीट। हम कोडिंग के लिए हम कोडर्स को हायर करते थे। नाउ बिकॉज ऑफ एआई डेटा कंप्यूटेशन वगैरह तो ऑलमोस्ट अब एआई कर देता है। जो तुम्हारा कोडिंग है 90% कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं, रिटन वर्क्स वगैरह, दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, दैट इज गोइंग टू बी जनरेट बाय एआई इटसेल्फ। इनफैक्ट जो जनरेटिव एआई तुम्हारे जितने विजुअल इंडस्ट्री है, जो विजुअल इंडस्ट्री इस पर डिपेंडेंट होती है, उसको पूरा इम्पैक्ट कर रहा है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इधर आपको नए स्किल्स को लर्न करने पड़ेंगे, तो सो यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू नीड टू रीलर्न, यू नीड टू अनलर्न। आपको अनलर्न भी करना पड़ेगा। अब यू नो ऑलरेडी कि पहले के जमाने में आप फोटोशॉप पे इमेज को एडिट करते थे, यू वर हैविंग ग्रेट एक्सपर्टीज इन दैट। बट अभी के टाइम पे सेम काम जो सर आप 2 घंटे में करते थे, द सेम वर्क इज डन बाय एआई इन जस्ट 2 मिनट्स। सो इन दैट सिनेरियो सर वो आपका स्किल अब नो मोर इज रिक्वायर्ड। So what I'm trying to say, in this particular scenario in which technological landscape is changing so rapid, so you need to upgrade, you need to relearn, you need to unlearn your skill set. So in that scenario there is a book by David Author. The book is Work for the Future. और ये कहता है कि आने वाले डेकेड में सबसे अधिक नौकरियां उन्हीं क्षेत्रों में होंगी जो डिजिटल और ऑटोमेशन से प्रभावित होंगे। और जो अर्थव्यवस्थाएं, जो इकोनॉमीज अपने उस वर्कफोर्स को उस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन नहीं कर पाएगी, वहां पे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, प्लस स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों मिलेगा? बिकॉज अगर हम नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को स्किल नहीं कर पाएंगे, सो वो हमारे जॉब्स या तो अदर कंट्रीज में हमें उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा,
जैसे हमारे यहाँ पे हमने अपने यहाँ पे तुम्हें मिस बताता हूँ, मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहानी, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कहानी ये बताता हूँ कि हमने सोलर इंडस्ट्री में हमने बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंशन का प्रोग्राम बनाया. The Modi government which came in 2014, since then they are very aggressive. They are hawkish on expanding the solar energy in India. And because of that, we kept on expanding our solar energy capacity. But at the same time, we didn't plan कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, सो हम तो यहाँ इंस्टॉलेशन तो बढ़ाते जा रहे हैं, बट फॉर इंपोर्टिंग दैट वी डिपेंडेंट ऑन चाइना. अगर हमने उस समय पे ही अपने इस सेगमेंट को ध्यान दिया होता कि इतने बड़े लेवल पर हम इसको सेगमेंट को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, सो वी नीडेड ए लॉट ऑफ हार्डवेयर, वी नीडेड लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. सो हमें चाइना से इंपोर्ट करने के बजाय हम अपने यहाँ पे एक होम ग्रोन डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते थे. सो वी डिडंट. It was a missed opportunity. Again, in the AI segment, we are missing. We are lagging far behind. So it will be again a missed opportunity. Semiconductor हमारे इंडिया के लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी. हम अभी तक समझ पा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो अभी टेक साइड से तो हमें सपोर्ट मिल रहा है, बट व्हाट अबाउट लिथियम? हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग एबिलिटी नहीं है, हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स के माइंस नहीं है. सो अगेन अगर हमारे यहाँ पे जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप चेंजिंग सो रैपिड, इफ यू आर नॉट गोइंग टू हैव this kind of skill upgradation, this kind of skill sets, so we are going to face a new kind of challenge, that is technological unemployment and a structural unemployment. मतलब आपके इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी तो है, बट आपकी लेबर फोर्स उस लेवल पे स्किल्ड नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज चैलेंज. सो अभी अगर मैं अभी की बात करूं तो इंडिया में एट प्रेजेंट इंडिया के स्किलिंग सिस्टम में अभी एट प्रेजेंट क्या क्या इश्यूज हैं. सबसे पहला इशू है इंडस्ट्री एकेडमिया गैप. मैंने पहले लेक्चर में बताया, अटल टिंकरिंग लैब वाले में बताया था. इंडस्ट्री एकेडमिया गैप. और इंडस्ट्री एकेडमिया गैप के कारण क्या होता है कि जो हमारे एकेडमिक साइड से बच्चे निकल के आ रहे हैं विथ एजुकेशन और लर्निंग आउटकम, दे आर नॉट मीटिंग विद द इंडस्ट्री डिमांड्स. दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, रादर देयर वाज अ रिपोर्ट ऑफ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. AICTE की 2022 की एक रिपोर्ट है. एज पर दैट रिपोर्ट भारत के 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है. They are not suitable for work in the industry, and our engineering graduates, and 60% of engineering graduates are not suitable to work in the industry. So in such scenario, this excellence centers in industry academia collaboration is going to implement on the job training, OJT, AI-enabled learning platforms, and real-world projects, and AI-enabled learning platforms, So this is the first challenge. ठीक है. Second challenge which we face is we have, for advanced technology, we have lack of qualified trainers. So like advanced technology, what? AI, data science, robotics, cyber security, ML, machine learning, IoT. For that we lack trained educators, qualified trainers. So what we to solve this problem, what budget is doing, train the trainer. अगर इसके थ्रू हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को एजुकेटर्स के रूप में तैयार करके व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, हम इस चीज़ को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. थर्ड बिग चैलेंज इज दैट जो
अभी हमारा स्किल सिस्टम फेस कर रहा है, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ इनकंसिस्टेंसी विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जैसे कि भारत में स्किलिंग टेक्निकल एजुकेशन अभी भी ISO, नेशनल NSQF और NASSCOM सर्टिफिकेशन जैसे ग्लोबल स्किल फ्रेमवर्क्स में से मेल नहीं खाती है। सो अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्किल्ड वर्कफोर्स एक्सपोर्टर, व्हाट आई एम सेइंग, इंडिया हैज टू मेक इटसेल्फ स्किल्ड वर्कफोर्स एक्सपोर्टर। क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे इंडिया में हम सर्विस सेक्टर के थ्रू ही हम अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर पाए हैं। बिकॉज हमारा जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो तुम्हारे गुड्स में जो तुम्हारा ट्रेड है, दैट इज निगेटिव। सो सर्विस सेक्टर के थ्रू ही हम अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ पॉजिटिवली इंटीग्रेट कर पाए हैं। सो इन दैट सिनेरियो अगर हमारा वर्कफोर्स इस लेवल का स्किल्ड होता है तो हम अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल के रूप में यूज कर सकते हैं। सो अगर इंडिया हैज टू मेक इटसेल्फ एज ए स्किल वर्कफोर्स एक्सपोर्टर, सो इट हैज टू मेक इट्स स्किलिंग सिस्टम कंसिस्टेंट और अलाइन विद द ग्लोबल स्किलिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। सो सरकार ने दैट प्रेजेंट स्कीम को सरकार ने इसको वर्ल्ड स्किल्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड स्किल्स NSDC एंड सेक्टर स्किल्स काउंसिल के साथ ऐड किया है, जिससे इंटरनेशनल स्किल सर्टिफिकेशन को भारत ने रिकॉग्नाइज किया जा सके और यहाँ के स्किल्स को बाहर भी रिकॉग्नाइज लोग करें। सो दिस इज व्हाट। ठीक है। अगेन इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में लागू किया जाएगा, जिसमें अगेन MSME स्टार्टअप के लिए इंडस्ट्री कनेक्टेड वर्कफोर्स तैयार की जाएगी। IIT IIMs को इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। सो इट इज़ गुड दैट विल बी थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड ये हमारे वर्कफोर्स को ट्रेन करेगा। सो एक चीज़ तो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे कि इस जो स्किलिंग प्रोग्राम है क्यों नीडेड है, बिकॉज नाउ आई एम समिंग अप इट। स्किलिंग प्रोग्राम क्यों ज़रूरत है? एक तो मैंने बताया कि आगे जाके अगर हम अपने आप को नहीं तैयार कर पाएंगे तो वी आर गोइंग टू फेस टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस वी आर गोइंग टू फेस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जो हमारा टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप चेंजिंग सो रैपिड, सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट में होगा, मतलब हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी तो होगी ही होगी। सो इसको अगर हम उल्टा करें, अपने वर्क फोर्स को जितने भी आने वाले टेक्नोलॉजिकल ट्रेन करें, अपने डोमेस्टिक मार्केट का डिमांड को फुलफिल करेंगे, प्लस अपने हम स्किल्ड वर्क फोर्स को बाहर में भी एक्सपोर्ट करेंगे। और ये एक्सपोर्ट जरूरी नहीं है स्किल्ड वर्क फोर्स को एज ए इन पर्सन एक्सपोर्ट करो, हम काम यहाँ से ही बैठ के कर सकते हैं इंडिया से भी, बट हम सर्विस कहीं और दे रहे होंगे। सो इसका डबल बेनिफिट हमें मिल रहा होगा। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया कैन बिकम ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, and this is what is need of the hour, because India is on its peak of its demographic dividend. So this demographic dividend को अगर हमने सही यूटिलाइज किया, so this scheme has potential to make India global human resource capital. So अगर इस स्कीम को हम सही से यूज करते हैं, इट कैन मेक इंडिया ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। क्योंकि सिर्फ हमारे इकोनॉमी की नहीं, ये पूरे विश्व के इकोनॉमी की समस्या होने वाली है।
ये हमारे पूरे विश्व की समस्या होने वाली है। और इसी इसी संदर्भ में एक मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है 2023 की, वो कहता है कि अगर भारत अपने स्किल सिस्टम इंडस्ट्री के आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं होता है तो अगले 10 वर्षों में 5 मिलियन अधिक नौकरियां स्किल गैप के कारण खाली रह जाएंगी। द सेम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पर इस मैकेंसी वाली रिपोर्ट को या यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो और नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस को गवर्नमेंट हब एंड स्पोक मॉडल में डेवलप करने का प्लान है। हब एंड स्पोक मॉडल में जहां प्रत्येक जितने भी सेंटर्स होंगे वो सारे के सारे सेंटर्स इनोवेशन हब की तरह काम करेंगे और ये अपनी इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड रहेंगे। ठीक है। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, going to change the India's skilling ecosystem, but again it will depend on 3 factors. First will be industry collaboration and academia industry integration. इंडस्ट्री कितना कोलैबोरेट करती है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन प्लस एकेडमिया इंडस्ट्री इंटीग्रेशन। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका पहले, जस्ट यू नोट इट डाउन दिस पॉइंट्स। सेकंड, अगेन एआई रोबोटिक्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए हाई क्वालिटी ट्रेनर्स अवेलेबल है कि नहीं है। थर्ड, अगेन ग्लोबल स्किलिंग स्टैंडर्ड साथ मैच कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सो अगर हम इसको सही से कर पाए, वी विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड वर्कफोर्स एक्सपोर्टर। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट में हमारा क्या है, फोर्थ इज व्हाट, आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने का। ठीक है, इट्स नॉट वेरी मच गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, इसलिए इसको बहुत ब्रीफ में कवर कर लेते हैं कि आईआईटी जो हमारे यहाँ पे है, आईआईटी फॉर द डिकेड्स आईआईटी हैज बीन द बैकबोन ऑफ आवर टेक्निकल एजुकेशन एंड R&D। ठीक है, और भारत को इस बदलते ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में R&D मतलब डीप टेक और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में लीडरशिप रोल अपनाने के लिए IITs पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे IITs हैं ये वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड इनोवेशन हब बन सकें। पर चैलेंजेस ये है कि अभी भी हमारे 1-2 IIT छोड़ के कोई भी टाइम्स एजुकेशन वाले रैंकिंग में या फिर QS रैंकिंग में 200 के अंदर भी नहीं आ पाता। इनफैक्ट IIT बॉम्बे वंस केम, 1-2 IITs और हैं। सो दिस इज व्हाट IIT में हमें फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें हम IIT में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एडवांस लैब्स इन AIs, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, क्लीन एनर्जी, इस पे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगेन द सेम चीज़, इंडस्ट्री एकेडमिया जितना ज़्यादा उतना बढ़ाइए। ठीक है। सो इस संदर्भ में एक चीज़ समझो कि भारत में सबसे ज़्यादा कमी जिस चीज़ की है वो पिछले सेगमेंट में देखा कि इट वाज स्किल शॉर्टेज। एक और सेगमेंट है जहाँ पे वी लैक, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा थ्रू आउट द लेक्चर, दैट इज वी आर लैकिंग इन R&D। में और MIT की ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन, MIT की एक रिपोर्ट है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर इनोवेशन 2023। ये रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड के जितने भी टॉप 20 इनोवेशन सेंट्रिक या फिर इनोवेशन ड्रिवन जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनमें मोस्टली के पास में
R&D फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब जितने भी इकोनॉमी वर्ल्ड की इनोवेशन ड्रिवन है, उन सब के पास में R&D फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके कारण ये सारे के सारे इकोनॉमीज इनोवेशन ड्रिवन है। ठीक है, तो भारत को भी अगर इस लिस्ट में आना, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनानी है। और इस संदर्भ में एक चीज और आप लोगों को याद दिला दूं, इस बार के बजट में वी हैव ट्राइड टू मेक आवर इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन, बिकॉज हम इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ तो ला नहीं पा रहे, इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्लाइन ही हो रहा है। सो हम करें तो करें क्या, हमने कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया। ठीक है, ऑलरेडी हम कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी उसको और पुश करने की कोशिश की जा रही है, बट अगेन मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल। ठीक है, सो अगर भारत को भी इसमें आना है तो वी हैव टू कम इनटू दिस इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी। और इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के आने के लिए हमें अपना जो R&D पे एक्सपेंडिचर दैट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। एट प्रेजेंट इंडिया spend around 0.65 to 0.7% on R&D, whereas in China of GDP, of course it's GDP, whereas in China it is 2.4%, in USA it is 3.1%, and it is in South Korea it is 4.5%. So in that scenario, India is to become a leader in deep tech and cutting edge research, so it has to increase its funding. So हमारे पास R&D के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। ठीक है, उस पर हमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे प्लस पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमारे जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है वो भी बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, सो IITs को वैश्विक अनुसंधान संस्थानों के साथ ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप की कमी के कारण IITs को MIT, स्टैनफोर्ड और एक ऑक्सफोर्ड जैसी संस्थाओं के बराबर लाना मुश्किल हो जाता है। सो वी नीड, हम इंटर स्टूडेंट प्रोग्राम, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम करें। हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे वी नीड टू कोलैबोरेट सो दैट वी कैन मेक आवर इंस्टीट्यूट्स अलाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन एस्टैब्लिश इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन फंड। ठीक है, प्लस हमारे यहाँ पे एक और जो कमी है वो है टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन। टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन की हमारे यहाँ बहुत कमी है। वी सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा IITs में तो इनोवेटिव रिसर्च तो होता है, लेकिन उसे इंडस्ट्री में व्यावसायिक रूप से, कमर्शियल रूप से लागू करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। मैकिन्से इनोवेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 90% से अधिक रिसर्च पेपर केवल एकेडमिक जर्नल्स तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि अमेरिका, यूरोप में लगभग 45% कमर्शियल यूज में चले जाते हैं। सो ये हमें करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सजेशन है। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, वी कैन क्रिएट इन एवरी IITs, जितनी भी हमारे पास IITs हैं वहाँ पे हम एक TTO बनाएं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफिसेस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफिसेस जो इंडस्ट्री के साथ इनोवेशन को जोड़ सके। ठीक है, अगर हमने इसको कर लिया सो डेफिनेटली हमारे IITs का भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बट अगेन इसके जो चैलेंजेस हैं, फर्स्ट कि वी नीड टू गिव IITs ऑटोनॉमी प्लस फंडिंग। ठीक है, प्राइवेट
R&D एंड ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन को प्रायोरिटाइज किया जाए, ग्लोबल रिसर्च को प्रायोरिटाइज किया जाए, एंड थर्ड विल बी इंडस्ट्री एकेडमिया इंटीग्रेशन। अब देख लोगे मैं इस पॉइंट को हर जगह रिपीट कर रहा हूँ, इंडस्ट्री एकेडमिया इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर अब तुमने कर दिया तो दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस, सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन AI फॉर एजुकेशन। So Center of Excellence in AI for Education. This is the most timely, ना टाइमली मैं कहूँगा लेट ही सही, बट हाँ सरकार ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। इसके पहले भी सरकार ने अपने बजट में मेंशन किया कि इसके पहले भी 3 सेक्टर थे जहाँ पे हमने AI को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। तो दिस इज AI फॉर एजुकेशन, because AI can in education sector can be game changing, because AI ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंडेबल सिंप्लीफाइड करने का कॉन्सेप्ट है। सो AI फॉर एजुकेशन और ऑल्सो एजुकेशन फॉर AI दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने पिछले जो जितने भी स्कीम्स देखे उसके अंतर्गत हमने ये देखा है कैसे हम एजुकेशन को AI के लिए प्रमोट कर रहे हैं। Now we are using now AI for education. So इस स्कीम के अंतर्गत में जो सरकार की जो कोशिश है वो ये है कि AI के थ्रू हम एजुकेशन को सिंप्लीफाई करें और AI ड्रिवन एजुकेशनल इनोवेशन को प्रमोट करना, AI ड्रिवन एजुकेशनल इनोवेशन, AI driven educational innovations. This is what government is trying to do with this. और इसके लिए स्पेशल 5,000 करोड़ की फंडिंग भी की गई है। So basically AI is a field बेसिकली हम AI के थ्रू करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम AI के थ्रू एजुकेशन को सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट के लर्नर्स की कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को हम फास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक बार हम AI किस तरह से एजुकेशन में यूजेस हो रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, एक बार इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देख लें। सो ग्लोबली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडेक्स रिपोर्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के हिसाब से AI इनेबल्ड और AI एम्पावर्ड एजुकेशन सिस्टम छात्रों के सीखने की क्षमता में यानी कि उनकी लर्निंग एफिशिएंसी में 25% तक की वृद्धि करा सकता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से AI इनेबल्ड लर्निंग, AI इनेबल्ड एजुकेशन सिस्टम छात्रों के सीखने की क्षमता में, छात्रों के लर्निंग कैपेसिटी में 25% तक की वृद्धि कर सकता है। दिस इज व्हाट इज द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिपोर्ट कह रहा है, AI इंडेक्स रिपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस ये रिपोर्ट एक बात और कह रहा है कि AI एम्पावर्ड टीचिंग पेडागॉजीज, AI एम्पावर्ड टीचिंग पेडागॉजीज का सबसे AI एम्पावर्ड
देखो इस बार एआई पे ऐसे आने के 100% चांसेस हैं। सो इसमें आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे और की टर्म्स डोमेन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग करेंगे कि एआई इंपावर्ड टीचिंग पेडागॉजीज, टीचिंग करिकुलम, टीचिंग पेडागॉजीज will focus on personalized education, personalized education। व्यक्तिगत रूप पे, व्यक्तिगत लेवल पे किस लर्नर में किस तरह की डिफिशियंसी है उसके हिसाब से आपको ट्रेन किया जाएगा। मतलब आप पर्सनल एआई विल प्रमोट पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे लर्निंग को प्रमोट करेगा, विच इज नथिंग बट दिस इज एडेप्टिव लर्निंग, एडेप्टिव लर्निंग। और इस संदर्भ में यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है एआई इन एजुकेशन, एआई इन एजुकेशन रिपोर्ट 2023 में पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से एआई इनेबल्ड करिकुलम छात्रों के कॉग्निटिव स्किल और उनके एनालिटिकल थिंकिंग में सुधार लाता है। ठीक है, एआई इनेबल्ड एजुकेशन छात्रों के कॉग्निटिव स्किल और उनके एनालिटिकल स्किल दोनों में सुधार लेके आता है। और कई देश इस मॉडल को अडॉप्ट भी कर रहे हैं। चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में एआई बेस्ड एजुकेशन मॉडल पहले से ही उन्होंने इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिया, जिससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला दैट इज ऑन पर्सनलाइज्ड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिला है। स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। सो अगर हम भी इसमें, भारत भी एआई शिक्षा मॉडल को तेजी से अपनाता है तो यह शिक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल डिजिटल लर्निंग लीडर बनने की क्षमता रखता है। अगेन बिकॉज वाई आई एम सेइंग, बिकॉज वी हैव ए ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड वी आर अडॉप्टिंग सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी मेक इंडिया एज अ ग्लोबल डिजिटल लर्निंग लीडर। सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि एआई पावर्ड करिकुलर डेवलपमेंट, एआई पावर्ड करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट। सो बेसिकली इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम एडेप्टिव लर्निंग मॉड्यूल्स को डेवलप करेंगे, एडेप्टिव लर्निंग मॉड्यूल्स को हम डेवलप करेंगे। ठीक है, और एआई इनेबल्ड हम टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी डेवलप करेंगे। सो एआई फॉर टीचर्स का हम मॉड्यूल भी डेवलप करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम आईटीएस का विकास। सो इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम आईटीएस का विकास जो 24/7 स्टूडेंट के डिमांड के हिसाब से उनको ट्रेन कर सके। जहाँ उनको लर्निंग डेफिसिट है, जहाँ उनके लर्निंग गैप आ रहा है, उस गैप को फिल कर सके। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू हैव लर्निंग पैटर्न एनालिटिक्स यूजिंग एआई, लर्निंग पैटर्न एनालिटिक्स यूजिंग एआई। ठीक है, एंड एआई ड्रिवन असेसमेंट इन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। एआई ड्रिवन assessments in online learning platforms और AI based evaluation and grading systems।
AI बेस्ड इवेल्युएशन एंड लर्निंग सिस्टम। सो देखो इस पे AI बेस्ड इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग सिस्टम, देखो इस पे आपको हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ना है, या 8 नंबर में क्वेश्चन है, और मे भी आपके साइंस एंड टेक वाले सेगमेंट में क्वेश्चन है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आने की संभावना है, या डेफिनेटली आपको एजुकेशन या AI पे ऐसे आना ही आना है, जहाँ पे आपके सही सारे पॉइंट्स आप यूज़ करेंगे। सो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? सबसे पहले चैलेंज तो ये आएगी एक्सेसिबिलिटी ऑफ AI टेक्नोलॉजी। तो वेरी फर्स्ट चैलेंज विल बी एक्सेसिबिलिटी ऑफ AI टेक्नोलॉजी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने भी रूरल स्कूल्स होंगे वहाँ पे AI इनेबल्ड लर्निंग सिस्टम्स को अवेलेबल कराना, LMS इसको बोलते हैं, AI इनेबल्ड LMS को अवेलेबल करना इतना आसान नहीं होगा। प्लस डिजिटल डिवाइड, जिस देश में अभी भी डिजिटल डिवाइड बड़े पैमाने पे व्यापक है, वहाँ पे AI करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में इट सीम्स टू बी एन यूटोपियन ड्रीम। सो यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी डिजिटल कनेक्टिविटी के प्रोग्राम लेके आ रही है। सो इन दोनों का कन्वर्जेंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सेकंड विल बी योर चैलेंजेस डेटा प्रिवेसी प्लस एथिक्स इन AI। सो यूनेस्को और OECD के कई सारे रिपोर्ट्स बताते हैं, यूनेस्को एंड OECD कई सारे रिपोर्ट्स बताते हैं कि AI के साथ साथ जिस तरह हम AI बेस्ड LMS में हम जितने स्तर में पर्सनलाइज एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक बड़ा चैलेंज होगा डेटा प्राइवेसी, ठीक है। सो AI एथिक्स पॉलिसी फॉर एजुकेशन सरकार को लागू करनी होगी, ठीक है। AI सरकार को उसको काउंटर करने के लिए AI एथिक्स पॉलिसी, नॉट ओनली इन एजुकेशन, सरकार को ये AI एथिक्स पॉलिसी और रेगुलेशन बहुत जल्दी लाना पड़ेगा, बिकॉज AI इज गोइंग टू बी हैव सो मेनी डिस्टॉर्टिंग इम्पैक्ट, so definitely this is going to be brought. And third is resistance of teachers. So resistance of teachers to AI adoption, ठीक है, क्योंकि कई टीचर्स को फिर ये लगना शुरू होगा कि अगर हम AI को अपने लर्निंग में इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं तो जो हमारा रोल है, कहीं हमारा रोल मार्जिनल ना हो जाए, जो हमारा रोल है वो मार्जिनल ना हो जाए, ठीक है। सो वो इस तरह के LMS सिस्टम को अपनाने के लिए पीछे हटेंगे। सो इस चुनौती से निपटने के सरकार को AI असिस्टेड टीचिंग मॉडल को लागू करना होगा, जहाँ पे AI एक सपोर्टिव टूल की तरह होगा, ना कि टीचर रिप्लेसमेंट टूल। सो सरकार को AI असिस्टेड टीचिंग मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करना होगा, जहाँ पे इट शुड वर्क एज ए सपोर्टिव टूल, ठीक है। सो अगर हमने सब चीज़ को सही से कर लिया तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन AI फॉर एजुकेशन, सो भारत के शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप होगा। NEP के लक्ष्य के साथ चल रहा होगा, स्किल बेस्ड लर्निंग एंड जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन को बढ़ावा देगा, स्किल बेस्ड लर्निंग एंड जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन को बढ़ावा देगा, ग्लोबल AI एजुकेशन मार्केट में भारत को प्रमुख प्लेयर बना सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें जो चैलेंजेस हैं उन सारे चैलेंजेस को भी समझना होगा, उसके साथ अपने सारे अन्य प्रोग्राम्स को कन्वर्जेंस में लाके वी कैन मेक दिस मॉड्यूल सक्सेसफुल।